कि अगर बैड इंटेंशन वाला, अगर खराब नियत वाला ग्रुप होगा तो वो फॉलो ही नहीं कर पाएगा, वो ऑटोमेटिकली जो है साल 6 महीने में बंद हो जाएगा, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे नाम ले लिया, मान लीजिए हम कहते हैं रिलायंस म्यूचुअल फंड, तो कई लोगों की ये धारणा होती है कि ये तो अपना सारा पैसा लेकर के अपनी ग्रुप की कंपनीज में लगा देंगे। ऐसा नहीं है। एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन है, लॉ है, जिसको हम बोलते हैं सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेशन बनाया हुआ है और वहां पर बड़ा क्लियरली बोला हुआ है कि कितना पैसा आप, एक म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर में 500 स्कीमें हो सकती हैं, 100 स्कीम्स हो सकती हैं। हर एक स्कीम का एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, समझिएगा। एवरी इन्वेस्टमेंट स्कीम हैज stated, has a defined investment objective। मैंने एक फंड लॉन्च किया, मैंने नाम दिया, मान लीजिए XYZ या बिरला इक्विटी फंड, सपोज नाम दिया मैंने बिरला इक्विटी फंड। इक्विटी फंड का मतलब ये हो गया कि पहली बार तो आप उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, वो सारा कुछ सेबी में जाता है। फंड लॉन्च होने के पहले उसका सारा जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, कहां लगाएंगे, क्या रिस्क है, क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एवरीथिंग इज सेंट टू सेबी। वहां बताया जाएगा, पहले ये बताया जाएगा कि भाई अगर इक्विटी फंड है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें एटलीस्ट 65% फंड हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। एटलीस्ट बोला मैंने, मतलब मिनिमम, मैक्सिमम 100% भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट हमको सस्ती मिल रही है तो हम अपना इक्विटी एक्सपोजर बढ़ा देंगे, मार्केट महंगा होता जाएगा, हम इक्विटी थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे, ठीक है। अगर बोला कि XYZ मिड कैप फंड, मिड कैप फंड का मतलब ये हुआ कि 65% पैसा वहां मझोली साइज की कंपनीज में लगेगा। लार्ज कैप फंड मतलब 65% कम से कम पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगेगा। तो इस तरीके से हर एक फंड का अपना एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। जो मैंने आपको बताया वर और कन्या का गुण मिलाने का, वही है। हर एक आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपका टाइम हॉरिजन क्या है, और इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वेस्टमेंट कितने टाइम पीरियड के लिए सुटेबल है, इन्वेस्टमेंट का रिस्क ग्रेड क्या है। जब दोनों की कुंडली आप मिलाएंगे, मैच करेगा, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप हंसते हंसते जीवन आपका बीतेगा, नहीं तो फिर आपको मेंटली परेशानी होगी, ठीक है। एक और जो दिक्कत है वो ये है कि भाई आम आदमी ये समझता है, म्यूचुअल फंड का नाम लेते कि ये शेयर्स में पैसा लगाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये जान करके बड़ा ताजुब होगा कि म्यूचुअल फंड का टोटल, इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो टोटल AUM है आज तकरीबन 9 लाख करोड़ का है, 9 लाख करोड़। और उस 9 लाख करोड़ में तकरीबन 6.5 पौने 7 लाख करोड़ नॉन इक्विटी है। मतलब इक्विटी का कंपोजिशन केवल 25% है, नॉन इक्विटी तकरीबन 70% के करीब में है। नहीं, 70% नॉन इक्विटी है, लेकिन वो इतना फिर व्यापक है कि आम आदमी उसको समझ नहीं पाता है, इसलिए डरता है। डरता है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाता। आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सिंपल जो मैंने फॉर्मूला बताया सर, आप पहले ये बताइए, एक एक करके मैं चाहता हूं कि आप सवाल पूछें। आप में कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे साहब मैं तो 2000 रुपए या 5000 रुपए महीने के हिसाब से अगले 2 4 5 साल 8 साल के लिए लगा सकता हूं। कोई ऐसा व्यक्ति होगा बोलेगा नहीं साहब अगर मेरे पास में 1 लाख रुपए है और मैं 1 साल के लिए लगाना चाहता हूं तो क्या करूं। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बोले मेरे पास में 10 लाख रुपए है, मैं 5 साल के लिए लगाना चाहता हूं, क्या करूं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको रिटायरमेंट के टाइम में मान लीजिए 20 लाख रुपया मिलता है। जैसे ही आपको 20 लाख रुपया मिलेगा, सबसे पहले बैंक में जाएगा। बैंक में जाएगा तो सबसे पहले नजर बैंक मैनेजर की जाएगी। बैंक मैनेजर की नजर जाएगी तो आप बैंक में जाएंगे। आप बैंक में जाएंगे तो आपको 20 स्कीमें बताएगा, ठीक है। वो FD भी बता सकता है, वो बता सकता है कि आजकल क्या है। और एक बड़ी दिक्कत हो गई है, जैसे बैंक्स हैं, वो इंश्योरेंस कंपनीज या अपने ग्रुप की इंश्योरेंस कंपनीज के एजेंट हैं। आपको इंश्योरेंस के किसी ऐसे प्रोडक्ट में डलवा दिया जो आपके लिए सुटेबल ही नहीं था, मान लीजिए
अब पैसा तो लग गया ना, पैसा लगने के बाद में लॉस प्रॉफिट जो होगा वो आपका होगा, उसका कुछ नहीं होना, उसका तो हो गया प्रमोशन, उसने अपना टारगेट मान लो, उसने टारगेट पूरा किया, प्रमोशन लिया, आगे बढ़ा। तो डिसीजन आपको लेना है। अब 20 लाख रुपया आपको मिला, मान लीजिए तकरीबन हमारे हिसाब से 20 के से नीचे भी किसी के मिलने की संभावना है क्या? हाँ, 10 से 20 के बीच में मिलेगा। अब ये जो मान लीजिए आपको 10 से 20 के बीच में मिलता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, मैं बहुत प्रैक्टिकल अब बात कर रहा हूं, अब जो बात करूंगा वो बहुत टू द पॉइंट बात कर रहा हूं। आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ, मान लीजिए जो भी है, आप 15 साल, 20 साल, 25 साल, आज मेडिकल फैसिलिटीज काफी हैं, जो कुछ भी है। अब सवाल यह है कि क्या आपने कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम डेवलप किया है? जैसे किसी ने मान लीजिए अपने कार्यकाल में अगर कोई मकान बना लिया, उसको आप किराए पर दे दें, या पहले से कुछ बैंक वगैरह में एफडी वगैरह कर रखी है, या कोई रियल एस्टेट वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कुछ कर रखा है, तो वहां अगर कोई एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है तो उसके लिए अलग स्ट्रेटजी बनेगी। अगर सिर्फ आपको रेगुलर पेंशन मिलेगी प्लस आपको एक लमसम मिला, तो आपको ये डिसीजन लेना है कि उस पैसे को बांट दो 3 भाग में। सिंपल सा फॉर्मूला, 3 भाग में बांट दो। उसमें से कितना पैसा आपका लॉन्ग टर्म वाला है, कितना पैसा मीडियम टर्म वाला है, कितना पैसा शॉर्ट टर्म वाला है। नजरिया अलग अलग है, कोई उसमें देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। तो हम अपने देखने वाले नजरियों को विकसित करें, ना कि ना देखने वाले को। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना उचित नहीं होगा हमारे लिए, मैं एक ब्रॉडर बात कह रहा हूं। क्योंकि पैसे को कभी आप अपना ना समझिए, ये गुस्ताखी ना करिएगा, गलती ना करिएगा, पैसा किसी का नहीं है। आज मेरा है, कल तेरा है। कोई आज तक, मैं 20 साल से पूछ रहा हूं, कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो बता दे कि साहब उसकी 10 पुश्तों से वो ऐसी ही दौलत बनी हुई है। आप अपना जीवन कंफर्टेबली जी पाए, बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाए, उनको उस काबिल बना पाए कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, इससे बड़ा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। धनोपार्जन हम इस पर्पज से करें कि हमारी 10 पीढ़ियां बैठ के खाएं, वो पॉसिबल नहीं है सर, वो संभव नहीं है, वो कभी ना हुआ है, ना कभी होगा। उसके लिए हाँ, उसमें एक दिक्कत जरूर होगी कि आप अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए पहले तो अपनी जिंदगी को एंजॉय करने का व्यवस्था बनाओ, उसके बाद बच्चों का देखो और सोचो। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मनी है, मीडियम टर्म मनी है, लॉन्ग टर्म मनी है। शॉर्ट टर्म का पैसा है, कोई रिटायर हुआ, 1.5 साल बाद बिटिया की शादी करनी है, 1 साल बाद बेटी की शादी करनी है, या घर का लोन अदा करना है, या कुछ भी करना है, कोई ऐसी जरूरत है। मतलब आपके पास मान लीजिए 25 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए में आपने बजट बनाया कि नहीं साहब हमें तो 5 लाख रुपए ये 1 साल बाद चाहिएगा, 1.25 साल बाद चाहिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उस पैसे के साथ आप रिस्क नहीं ले सकते, बिल्कुल। अब उस पैसे के साथ हम रिस्क नहीं ले सकते तो हमको उसको फिक्स्ड इनकम में डालना पड़ेगा। फिक्स्ड इनकम में डालें कहां, क्या ऑप्शन है? बैंक में एफडी कर दो, नहीं करना है बैंक में एफडी करने से अगर टैक्स का प्रॉब्लम आता है तो अभी 31 मार्च के पहले एफएमपी कर दो, टैक्स भी बच जाएगा। एफएमपी में, म्यूचुअल फंड की एफएमपी में आप इन्वेस्टमेंट करिए। नहीं समझ में आया तो आप हमसे बात कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ऑप्शंस बहुत हैं, किसी एक का नाम लेना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है जब तक चीजों को समझो नहीं। मैं एक ब्रॉडर व्यू दे रहा हूं आपको, ठीक है। फिर दूसरा पैसा है, एक पैसा ऐसा है जो आप कहते हो नहीं साहब ये तो ऐसा है कि हमको पेंशन जो मिल रहा है, अब मान लीजिए हमको 20,000 रुपये, 15,000 रुपया पेंशन मिलता है, ठीक है, और हम सोचते हैं कि हमको किराया भी मिल ही रहा है, हमको और सोर्स ऑफ इनकम कुछ बना लिए हैं। अब ये 15,000 रुपया जो हमको मिलता है या 20,000 रुपया मिलता है, इसमें से हम चाहते हैं कि 5,000 रुपया अपनी नातिन के लिए या अपने नाती के पढ़ाई के लिए हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। नाती कितना बड़ा है साहब? नाती अभी तो हमारा 5 साल का है, उसको पढ़ाई की जरूरत कब पड़ेगी?
हायर एजुकेशन के लिए जब वो 20 साल का हो जाएगा। कितना टाइम बाकी है? 15 साल का टाइम बाकी है। 15 साल का टाइम बाकी। आज हायर एजुकेशन में कम से कम जो कॉस्ट आती है, मान लीजिए कि 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया आता है, आज 15 साल बाद महंगाई के हिसाब से 5 लाख रुपया तो नहीं रहने वाला है। एक कैलकुलेशन कर लिए, अगर नहीं कैलकुलेशन कर सकते तो एक अमाउंट डिफाइन कर लीजिए, भाई 10 लाख रुपया लगेगा, 15 लाख रुपया लगेगा, 12 लाख रुपया लगेगा। अगर हम उसको भी डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो हम ये तो डिफाइन कर सकते हैं कि भाई उसमें से 15,000 रुपए में से 5,000 रुपए महीने निकाल करके हम अगले 15 साल तक इन्वेस्ट कर सके। लेकिन सवाल यहां पर दूसरी चीज हो गई। अब आपके पास में ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसको गोल से आपने लिंक किया है। गोल क्या है? नाती का एजुकेशन। समय कितना है? 15 साल। 15 साल शॉर्ट टर्म होता है या लॉन्ग टर्म होता है? लॉन्ग टर्म होता है, वेरी लॉन्ग टर्म होता है। जब वेरी लॉन्ग टर्म है, वो पैसा कहां जाना चाहिए? मेरे हिसाब से वो इक्विटी फंड में जाना चाहिए, मेरे हिसाब से वो लार्ज कैप इक्विटी में जाना चाहिए। लेकिन आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने साल 2 साल इन्वेस्टमेंट किया, दिक्कत वहां से आती है जब तक इन्वेस्टर 3-4 साल देख नहीं लेता है। 3-4 साल में कभी उसकी वैल्यू 10% 15% बढ़ गई, कभी 15% 10% गिर गई, उसमें वो घबरा जाता है, निकल लेता है। लेकिन अगर वो डिसिप्लिन वे में अगर वो इन्वेस्टमेंट करता रहे, मार्केट गिरी, वैल्यू गिरी, तो जो आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं उससे आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर ही जाना होता है 15 साल में। तो ये जो सस्ते में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ये 15 साल बाद आपको कितने रिटर्न्स देंगे आप सोच नहीं सकते। तो जो 15 साल का अगर व्यू है, तो उस तरीके को आप म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी रूट से लार्ज कैप इक्विटी फंड में कर दो। वहां पर कंफर्टेबल नहीं तो कुछ ऐसे फंड होते हैं जिनको बैलेंस फंड बोलते हैं। बैलेंस में मतलब जैसे उसमें होगा 60% मान लो इक्विटी है, 40% फिक्स्ड इनकम। तो इस तरीके के फंड्स में आप एक्सपोजर ले सकते हो उस पैसे का जो आपका लॉन्ग टर्म का पैसा है। कुछ ऐसा पैसा है जो आप 3-4 साल के लिए आपको छोड़ना है, 5 साल के लिए छोड़ना है, मीडियम टर्म हो गया। मीडियम टर्म हो गया तो क्या करें? आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है? आप ब्लड प्रेशर के शिकार आदमी तो नहीं है, आपको अपनी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। व्यक्ति अलग अलग होता है। एक व्यक्ति होता है नकारात्मकता, बहुत नकारात्मक स्थिति में भी वो सकारात्मक अपनी सोच को रखता है। एक व्यक्ति होता है जो सकारात्मक में भी सब नकारात्मक दिखता है, केवल आलोचना करना उसको आता है। ऐसे आपको बहुत बहुतेरे व्यक्ति मिलेंगे समाज में। जब आप घूमे मिले, इंटरेक्ट करें, आपको कोई एक है जो नेगेटिव होते हुए भी उसमें बड़ा पॉजिटिव देखता है। कुछ ऐसा है पॉजिटिव है लेकिन उसका स्वभाव ऐसा है। भगवान ने विचित्र विचित्र प्रकार के प्राणी बनाए ना, तभी तो संसार चल रहा है सर। ये बैलेंस करने के लिए है, बैलेंस करने के लिए है। अभी मैं इस पर एक आपको कविता भी सुनाऊंगा। ये मैंने कल ही परसों में लिखी है, छोटी सी है, छोटी सी है। तो ये जो अच्छाई से बुराई की मैंने बात की थी, तो उसी से पता लगता है। तो साइकोलॉजी भी समझनी पड़ेगी कि इन्वेस्टर की साइकोलॉजी कैसी है। उसी साइकोलॉजी के हिसाब से अगर वो बिल्कुल नहीं रिस्क लेना चाहता है तो फिर उसके लिए क्या है? इकट्ठा लगाना है, लगा दो इकट्ठा। कहां लगाओगे भाई? 5 साल का पीरियड है, मीडियम टर्म है। मीडियम टर्म में हम तो ये कहेंगे, हम जो बताते हैं, अगर आपके पास मान लीजिए 5 लाख रुपया है और 5 साल के लिए 5 लाख रुपए को हम म्यूचुअल फंड्स की किसी ऐसी स्कीम में डाल दें जहां पर हमको 8, 8.5, 9% का, सुन लीजिए बहुत मजेदार बात बता रहा हूं आपको, बिल्कुल भी इस चीज के बारे में कोई इल्म नहीं होगा, कोई नॉलेज नहीं होगी। 5 लाख रुपया हमारा 5 साल के लिए है। उस 5 लाख रुपए को हमने किसी म्यूचुअल फंड की ऐसी स्कीम में डाल दिया जहां पर हमको 8, 8.5% का 7 से 9% के बीच में रिटर्न मिल जाएगी। 10% भी हो सकता है, 8%, 8.5% भी होगा, फिक्स्ड इनकम टाइप का। वहां से हमने क्या किया? 5 लाख रुपया 5 साल, 1 साल में 52 हफ्ते, 5 साल में 250 हफ्ते, 5 लाख को 250 से डिवाइड किया, 2000 रुपया महीना आया, 2000 रुपया हफ्ता आया। 2000 रुपया हफ्ता हमने वहां से एसटीपी कर दिया इक्विटी फंड में। हर हफ्ते उस इनकम से 2-2 हजार रुपया निकल करके इक्विटी में जाएगा। तो हमने क्या किया? अपना रिस्क मिनिमाइज कर दिया। हम फिक्स्ड इनकम का भी मजा ले रहे हैं और इक्विटी में चूंकि हम 2-2 हजार रुपए ही हफ्ते अगले 5 साल तक लगा रहे हैं, हमको वो भी रिटर्न दे जाएगा। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। समझ गए?
अब किस स्कीम में डालना है, कैसे करना है, वो इंडिविजुअल केस। एक इसका यही हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है। ये मेरे लिए बहुत गुनाह नहीं है, गुनाहे अजीम होगा कि मैं किसी स्कीम का नाम आपको वैसे ही बता दूं, क्योंकि आप कर लोगे, फिर उसके बाद में आप मुझसे मिले ना मिले, लेकिन हो सकता है कि आप मुझको 5 साल बाद कोसते नजर आए, यार एक बेवकूफ टाइप का आया था, वो ट्रेनिंग देकर के उल्टा सीधा बता करके चला गया, हमारा पैसा डुबा गया। सब बता देंगे आपको, कार्ड दे देंगे, सब बता देंगे, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए ही हूं भाई साहब, मैं तो जनता से मिलकर, मेरा तो यही शौक है। मेरे जीवन का उद्देश्य अब ये रह गया है कि मैं लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला पाऊं। छोटी सोच अगर रखनी होती तो मैं भी बैठ करके, मेरी सीए की प्रैक्टिस ईश्वर की कृपा से अच्छी चलती है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अब जो लक्ष्य है जीवन का, अगले 20 साल इसमें काफी क्रांतिकारी काम करना है। तो ये हो गया। अच्छा, एक आदमी है, बोलता है नहीं साहब हमको सारे ऐसा कुछ जुगाड़ बता दीजिए कि जैसे मान लीजिए हमको 20 लाख मिला, हम 10 लाख रुपया उसमें डाल दें और हमको हर महीना कुछ ना कुछ मिलता रहे। खर्चा कैसे चलेगा? पेंशन के अलावा भी मान लो खर्चा हमारे पास और कोई स्रोत नहीं है। आपने 10 लाख रुपया डाल दिया, 10 लाख रुपया डाला, लेकिन फिर ये डिसाइड करिए कि ये 10 लाख रुपया आपको 10-10 हजार रुपया महीना चाहिए, 12,000 रुपया महीना चाहिए, 15,000 रुपया महीना चाहिए। उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है कि भाई आप उस फंड को, हमने आपके रिस्क प्रोफाइल, आपकी साइकोलॉजी को मैच करके एक फंड में डाल दिया। वो बैलेंस्ड फंड हो सकता है, वो फिक्स्ड इनकम टाइप का फंड हो सकता है, इवन इक्विटी फंड भी हो सकता है, वो इश्यू नहीं है। डिपेंड करता है टाइम हॉरिजन क्या है। 5 साल के लिए अलग स्ट्रेटजी होगी, 1 साल के लिए अलग स्ट्रेटजी होगी, 10 साल 15 साल के लिए अलग स्ट्रेटजी होगी। हमने वहां पर एक ऑप्शन आता है सिस्टमैटिक विड्रॉल, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, SWP जिसको हम लोग बोलते हैं। 10 लाख रुपया डाला, 10 लाख रुपया डाल करके उसको हमने 1 साल तक छोड़ दिया। 1 साल तक छोड़ दिया, उस 10 लाख रुपया बढ़ करके मान लीजिए हो गया 11 लाख रुपया। अब अगले साल से 1 साल बाद हमने वहां से 10,000 रुपया पर मंथ का SWP कर दिया, तो वहां से हर महीने 10-10 हजार रुपया निकल करके आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अब साल में आपको मिल 1 लाख रुपया रहा है। अगर वो 1 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ता है तब तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा पैसा निकालने के बावजूद। अगर वो 1 लाख से कम बढ़ता है तो फिर आपका कैपिटल भी आप थोड़ा थोड़ा निकालोगे। ठीक है, लेकिन वो चलेगा। तो ये SWP में कई सारे ऐसे एग्जांपल्स है, मेरे पास तो सारा रिसर्च डेटा है कि 10 साल तक अगर किसी ने किया हुआ है ऐसे कोई सुटेबल फंड्स को लेकर के, तो उसको तो जो पैसा उसको मिला ही, उसके बावजूद में भी अच्छा खासा कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, अच्छा खासा कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है। अब ऐसा तो नहीं कि 12 लाख का 50 लाख हो गया हो, लेकिन फिर भी आपको हर महीने मिलते हुए भी अगर 10 साल बाद उस 10 लाख रुपए का 20 लाख हो जाए तो क्या बुरा है? कुछ नहीं करना चाहते, चले जाइए पोस्ट ऑफिस में NSE खरीद लीजिए, 8.5% का ब्याज मिलेगा, 6 साल बाद आपको पैसा मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री, और उसको 80C में री इन्वेस्टेड भी माना जाता है। सीनियर सेविंग्स स्कीम, अभी सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पोस्ट ऑफिस में आई है, जहां पर आपको 9.5% का करीब में रिटर्न मिलेगा। जब रिटायर होंगे तब आप खोल सकते हैं, मैक्सिमम 15 लाख रुपए लगा सकते हैं 5 साल के लिए। 9.5% का इंटरेस्ट दे रही है, लेकिन टैक्स फ्री नहीं है। पोस्ट ऑफिस अपने नाम से खोल सकते हैं, ज्वाइंटली खोल सकते हैं। मंथली इनकम प्लान है, एक नाम से 4.5 लाख, ज्वाइंट नेम से 9 लाख रुपया मंथली इनकम प्लान। उसमें भी 8-8.5% का रिटर्न आपको हर महीने, आपका जो एक सेविंग्स अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में, आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। बैंक में एफडी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस बहुत है साहब, लेकिन हर ऑप्शंस के बेस में यही है, और हर एक ऑप्शन के बेस में यही है। डिसाइड करो, गलती करोगे यदि पूरा का पूरा पैसा एफडी में डाल दिया तो भी गलती करोगे, पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में डाल दिया तो भी गलती करोगे। आपके लिए सुटेबल स्ट्रेटजी आपके हिसाब से डिजाइन करनी पड़ेगी। जब उस हिसाब से आप निवेश करेंगे तो आप खुश रहेंगे। जैसे मैं हंसता और हंसाता हूं, लोगों का दिल
मैं लाता हूं। तो एक स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है। अब मैं चाह रहा हूं कि सवाल आपकी तरफ से आए। जब मेरे को जो बोलना था मैंने सब बोल दिया है। अब आपकी तरफ से एक एक सवाल मैं लेना चाहूंगा। खान साहब, किसी के मन में भी कोई भी प्रश्न हो। ये बात है 2006 की जी, हम लोग का होता है कि कुछ अगर टैक्स कट रहा हो जी जी, तो उसको बचत किया जा सकता है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, टीसी में ईएलएसएस वगैरह में, हाँ ठीक है, ठीक है। एक प्लान हमने इन्वेस्ट किया बजाज के लिए इसका, हाँ उसमें था कि हर साल 10,000, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, साल उसमें हमने डाला, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और जब लेने गए हाँ ठीक है, तो हमको बिल्कुल 22,000 का आता। बिल्कुल सही, बिल्कुल 22,000 मिला होगा। अच्छी बात है, आपको 22,000 मिल गया, बधाई हो। तो सुनिए 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 सुनिए, हिंदुस्तान में 99.99, मैं बोलो 99.99% लोग इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स करते हैं। इंश्योरेंस अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है। लेकिन इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह बेचा जाता है। आप उसको इन्वेस्टमेंट टैक्स सब कुछ से जोड़ जाड़ करके, बेसिकली साइकोलॉजिकल गेम होता है। समझिए बात को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब तो जब जब आपने निवेश किया था तब से यूनिट ट्रांस के अंदर में काफी फर्क आ गया है। दुर्भाग्यवश हिंदुस्तान में इवन जो कई सारी, नाम लेना भी उचित नहीं होगा, जैसा आप ही लोगों से फीडबैक मिलता है, मेरे को ज्ञान कहां से होगा? मुझे तो ज्ञान आप ही देते हैं ना भैया। लोगों का ये कहना होता है कि भाई वो आया, वो हमको एक म्यूचुअल फंड बेच करके चला गया। हमने जब देखा उसका डॉक्यूमेंट, पता लगा यार ये तो इंश्योरेंस का प्लान बेच करके चला गया है, नाम उसको दे दिया। क्योंकि वही कंपनियां, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि रिलायंस इंश्योरेंस भी है, रिलायंस म्यूचुअल फंड भी है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टर की नहीं है, इसलिए उसको बेवकूफ बना करके चला गया। फुर्सत नहीं है पढ़ने की, या पढ़ भी लिया तो यार समझना भी तो बड़ा मुश्किल काम है। पढ़ लो, आपको जब टेक्निकल स्किल नहीं, उसमें दिया पुट ऑप्शन, उसमें दिया कॉल ऑप्शन। अब आप क्या पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछो, वो बताएगा नहीं। आपको कहां से पता लग जाएगा? उसको नहीं पता है। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि इट इज अ फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज ना। तो ये जो आपकी दिक्कत है, ये बड़ी जेन्युइन दिक्कत है। तो इसका तरीका हमारे, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले साल एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया। टर्म इंश्योरेंस में मरने के बाद घर वालों को पैसा मिलता है, जिंदा रहते पैसा नहीं मिलता है, समझिएगा। 11,792 रुपया साल का प्रीमियम, 50 लाख रुपए का टर्म कवर, 50 लाख रुपए का रिस्क कवर। नॉर्मल प्लान में क्या होता, 50 लाख रुपए का अगर आप इंडोमेंट मनी बैग लेने जाते साहब, तो आपको देना पड़ता कम से कम 2.5 लाख रुपया प्रीमियम। 2.5 लाख रुपया आप प्रीमियम देते, हर साल आप प्रीमियम देते, बन जाते, निकलना चाहते नहीं निकल पाते, 15-20 साल तक आप उसको झेलते, चाहे जैसे भी झेलते। 2.5 लाख रुपया एक तरफ 12,000 रुपया मात्र, 11,792 प्रिसाइसली। आपके पास कितना बचा? 2,38,000। उसको अपने हिसाब से इन्वेस्ट करो। उधर रिस्क कवर आपका 50 लाख। उस प्लान को आप चलाना चाहते हैं, चलाइए, अगले साल प्रीमियम नहीं देंगे तो अपने आप लैप्स हो जाएगा। बाकी का जो पैसा इन्वेस्टमेंट में, हमेशा मैं एक मंत्र, आज पेंशन प्लान के नाम पर काफी कंपनी चलती है, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई पेंशन प्लान ठीक है, मेरे को पेंशन प्लान चाहिए तो मैं क्यों ना अपना इन्वेस्टमेंट, आज मैं मान लो 40 साल का हूं, अगले 20 साल में मैं अपना कॉर्पस कुछ ऐसा बना लूं 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए का। उस टाइम पर मैं डिसीजन लूं कि मैं उस पैसे को मैं रखना चाहूं बैंक में रख दूं, मैं उसके साथ रिस्क लेना चाहूं रिस्क लूं, खर्चा करना चाहूं खर्चा करूं, जो मर्जी आए मैं करूं, लेकिन आई शुड बी ओनर ऑफ माय मनी। आई शुड नॉट लीव इट एट द मर्जी ऑफ एनीबॉडी। तो ऑप्शंस क्या है? एक, इस तरीके से एसेट्स आप थ्रू म्यूचुअल फंड्स बना सकते, क्रिएट कर सकते हैं। आपको लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विडिटी हमेशा मिलती है। आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए का है, आपको 5,000 रुपए चाहिए,
आप में से मुझे लगता है कभी किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है म्यूचुअल फंड्स में। आपका 10 लाख रुपए, आपको 5,000 रुपए चाहिए, 2,000 रुपए चाहिए, 10,000 रुपए चाहिए, रिडेम्पशन स्लिप भरिए, पैसा आपको मिल जाएगा। कुछ तो एटीएम कार्ड देने लग गए हैं, आपको चाहिए 50% तक आप एटीएम कार्ड डाल के निकाल लीजिए, एंट्री लोड कोई नहीं लगती, एंट्री लोड लगता ही नहीं, इसीलिए आपको कोई सजेस्ट करने नहीं आएगा। मुझको तो 2 पैसा मिला है ना यहां बोलने के लिए, मैं बोल रहा हूं। अदरवाइज इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट एडवाइजर को इसलिए नहीं है कि उसको कुछ मिलना ही नहीं है, वो आपसे फीस के लिए बोलेगा। आप जैसे वो आपको इंश्योरेंस प्लान बेच गया, 8,000 रुपया आपने दे दिया, समझिए प्रिंसिपल में इंटरेस्ट तो छोड़ जाइए, भूल जाइए, 8,000 दे दिया। अगर मैं आपके साथ ऑनेस्टली आकर के मैं बोलूं, क्या नाम है आपका, तिवारी जी, कि मुझे 500 रुपए, आप 1,000 रुपए फीस दे दो, उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा ये इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं है, मैं गारंटी 100% गारंटी के साथ बोलता हूं, आप मुझे 1,000 रुपया नहीं देंगे और वहां 10,000 रुपए का लॉस आप सह जाएंगे, क्योंकि बात साइकोलॉजिकल होती है। चेंज एटीट्यूड में आना है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या का एटीट्यूड, इतना मतलब एजुकेशन का काम, ये कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए सब हिंदुस्तान में तो बिजनेस करना भी बड़ा आसान है, सब चल जाता है सर। यहाँ तो आदमी बस अगर एक बार सोच ले कि मुझको पैसा कमाना है, तो यहां से तो आसान कहीं पैसा कमाना है ही नहीं। कुछ भी करके कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ की लोगों की अवेयरनेस लेवल बहुत लो है इन जनरल। तो खैर वो लोगों का दोष नहीं है, चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, विषय इतना गंभीर है। तो जो चीज मैं कह रहा हूं, तो आप इस चीज का ध्यान दीजिए कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस, जैसे ही आपको पता लगा कि आ गया 20 लाख रुपए दिखा अकाउंट में, पहुंच जाओ, सबसे पहले तो बैंक वाला पहुंचेगा आपके पास। और आप बहुत संभावना इस बात की है कि आप 50% में चाहे जितना बताऊं समझाऊं, कुछ काम नहीं आने वाला है। आप यहाँ हमने ये बात इसलिए कही कि और भी बहुत सारे लोग रिटायर करने वाले हैं, तो ये इंश्योरेंस प्लान और ये जो म्यूचुअल फंड वाली बात, ये दोनों अंतर समझे, ताकि बिल्कुल बिल्कुल घाटा न हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसका एक फिक्स टाइम होता है, उसके अंदर आप मत भी करिए। ठीक है। म्यूचुअल फंड इज अ टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट, इंश्योरेंस इज टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट। अब उस तरह के चीज को लोग म्यूचुअल फंड बता के बेच रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड नहीं, इससे दिक्कत ये हो रही है कि जो म्यूचुअल फंड का परसेप्शन है वो गलत हो रहा है, और जो म्यूचुअल फंड बेचने वाले लोग ही नहीं है, उनको इंटरेस्ट नहीं है कि उनको कुछ मिलेगा नहीं। आपको भाई, आप 100 रुपया लगा रहे हैं, सिंपल सी बात है, अगर आप 100 रुपया लगा रहे हैं तो 100 रुपया आपका लग रहा है, तो हमको क्या मिलेगा? कंपनी हमको 10, 20, 25 पैसा जो ब्रोकरेज दे देगी, उससे हमारा खर्चा पूरा होता नहीं। तो हमारे तो जितने, मान लीजिए पर्सनल लेवल में कह रहा हूं, हमारे जितने क्लाइंट्स हैं उनसे हमने एक फीस फिक्स कर रखी कि भाई हम साल में कुछ आपसे लेंगे, नहीं तो हमारा खर्चा चलेगा नहीं, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। फ्री में तो कोई काम नहीं होता ना। जहाँ तक हमको जानकारी है, बिरला एलियंस जो है, उसने अपने एजेंट्स को और लोगों के तुलना में बहुत ज्यादा पैसा दिया, कमीशन ज्यादा दिया, और इसका हुआ कि उसका अपना प्रॉफिट कम हुआ, और उसके चलते वो जो इन्वेस्टर थे उनको पैसा देने में काफी उसकी थी। जो भी हो, अब तो देखिए वो तो, बट तो ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स आपके अवेलेबल हैं। आप कुछ ऐसा भी है, कई बार ऐसा भी होता है कि चलिए वो आपके लिए बहुत एप्लीकेबल तो नहीं, लेकिन जैसे कंपनीज वगैरह हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, उनके पास में लिक्विड फंड है, मान लीजिए 10 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। फ्राइडे को क्या करते हैं जानते हैं? 100 करोड़ रुपए है कंपनी में, फ्राइडे को वो म्यूचुअल फंड के लिक्विड प्लान में डाल देंगे और मंडे को निकाल लेंगे। 2 दिन का उनको इतना इंटरेस्ट और एप्रिसिएशन मिल जाता है कि उनके 2-4 एम्प्लॉइज का सैलरी निकल आती है। ठीक है, तो अब इसको मैं सोच रहा हूं यही समाप्त करूं, लेकिन समाप्त करने के पहले